नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। हम्फ्री स्ट्रेट सेतु परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.08% हुई। भारत ने चार्टर्ड विमान से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दी। अमेरिका पूर्ण टीकाकरण करा चुके विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में 8 नवंबर से छूट देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शिया मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले की घोर निंदा की। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू। माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला नेपाल से। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान के लिए चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन। इसके साथ ही आप सतर्क रहें क्योंकि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से दोनों टीके शीघ्र लगवाने और अन्य लोगों से भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील। त्योहारों के समय 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दूसरे दिन शहीद द्वीप इको पर्यटन परियोजना और स्वराज द्वीप जल हवाई अड्डा सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने आज पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। इस पुल का नाम आजाद हिंद फौज सेतु रखा गया है। गृहमंत्री ने इस पुल को अंडमान और निकोबार के लोगों को समर्पित किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अंडमान का विकास सुनिश्चित होने वाला है। सारी योजनाएं समय पर पूरी होगी। आज यहाँ पर 14 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उसका कुल मूल्य 299 करोड़ है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। उसका मूल्य 643 करोड़ है। अंडमान द्वीप के छोटे से क्षेत्र के अंदर 943 करोड़, लगभग 1000 करोड़ के विकास काम का आज मोदी सरकार शुरुआत कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और देश के युवाओं तथा बच्चों में देशभक्ति की भावना को जगाया जा रहा है। नेताजी के स्वप्न का भारत बनाना, वीर सावरकर के स्वप्न का भारत बनाना, ढेर सारे ज्ञात अज्ञात नामी अनामी शहीदों के स्वप्नों का भारत बनाने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है, हम लोगों पर। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमें आजादी के लिए लड़ने का मौका नहीं मिला, हमारा जन्म ही नहीं हुआ, परंतु भारत के लिए जीने का मौका हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे जीवन को हम भारत के विकास के लिए, भारत की उन्नति के लिए और भारत के गौरव के लिए समर्पित करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्ट्रेट क्रीक पुल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1.18 किलोमीटर लंबाई का सबसे लंबा पुल है। ये पुल मध्य अंडमान में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। NHIDCL ने 202 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस पुल का निर्माण किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बुनियादी ढांचे में अत्याधुनिक पुल एक मील का पत्थर है। इस पुल के बनने से उत्तर और मध्य अंडमान में पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर दुनिया की सैन्य शक्ति बनाना है। 7 नई रक्षा कंपनियों का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साझेदारी की है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 7 नई कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों में सहायता करेंगी। इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कल रात से मुठभेड़ जारी है। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है। कल रात में देर से अवंतीपुर पुलिस को इत्तला मिला था कि तिरंगल पामपोर में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया। फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दिया, सरेंडर नहीं किया। 2 टेररिस्ट है जिसमें एक उमर खांडे जो है जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। अभी तक 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा हुए। हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में मुश्ताक शामिल था। इससे पहले कल पुलवामा जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी मारे गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 8,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में करीब 16,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय देश में 2,01,632 रोगियों का उपचार चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.08% हो गई है। कल करीब 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जिसे मिलाकर अब तक लगभग 3 करोड़ 34 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 101 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी राज्यों के पास 11 करोड़ 12 लाख से अधिक खुराक शेष हैं। तेलंगाना में 4 दिन के अवकाश के बाद सोमवार से विशेष टीकाकरण अभियान फिर शुरू होगा। राज्य में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से 2 करोड़ 3 लाख लोगों को पहला,
जबकि 79,11,000 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार तेलंगाना इस महीने के दौरान 100% टीकाकरण करने वाला राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। हम्फ्री स्ट्रेट सेतु परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.08% हुई। भारत ने चार्टर्ड विमान से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दी। अमेरिका पूर्ण टीकाकरण करा चुके विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में 8 नवंबर से छूट देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शिया मस्जिद में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू हुआ। और माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला नेपाल से। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। सरकार ने चार्टर्ड विमानों से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशियों को नया पर्यटक वीजा देना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेशी पर्यटकों, उनको भारत में लाने वाले विमानों और लैंडिंग केंद्रों पर अन्य हितधारकों को स्वास्थ्य मंत्रालय से अधिसूचित कोविड मानकों का पालन करना होगा। कोविड महामारी के कारण विदेशियों को जारी सभी वीजा पिछले वर्ष निलंबित कर दिए गए थे। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को फैलने से रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध भी लगाए थे। कोविड स्थिति पर विचार करने के बाद विदेशी नागरिकों को भारत में आने और रहने के लिए पर्यटक वीजा को छोड़कर किसी अन्य तरह के भारतीय वीजा देने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका पूर्ण टीकाकरण करा चुके विदेशी नागरिकों के लिए 8 नवंबर से यात्रा प्रतिबंध हटा लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कल रात ये घोषणा की। 8 नवंबर से भारत, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ साथ यूरोप के 26 शेंजेन देशों से हवाई मार्ग से आने वाले और कोविड वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अमेरिका के स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने कहा है कि खाद्य और औषध प्रशासन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुमोदित सभी वैक्सीन हवाई मार्ग से प्रवेश के लिए स्वीकृत मानी जाएंगी। कनाडा या मैक्सिको भूमि सीमा से अमेरिका आने वाले जिन यात्रियों ने कोविड रोधी टीके नहीं लगवाए हैं, उनका प्रवेश अभी प्रतिबंधित रहेगा। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सीमा मार्ग से गैर जरूरी यात्रियों के प्रवेश पर मार्च 2020 से प्रतिबंध जारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि एनएसजी सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है। उन्होंने कहा कि ये बल अपने सिद्धांत सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा का पालन करने को हर पल तत्पर रहता है। देश को एनएसजी पर गर्व है। हरियाणा में मानेसर में मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसी भी आतंकी गतिविधि को बेअसर करने और देश में शांति स्थापित करने में सक्षम है। श्री राय ने कहा कि चुनौतियों का स्वरूप बदल गया है और सुरक्षा बलों को ड्रोन हमले तथा लोन वुल्फ हमलों जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा।
आज देश को गर्व है कि उसी प्रकार से एनएसजी अपनी दक्षता और अपनी क्षमता को बढ़ाया है और इस पर निश्चित रूप से आज विश्वास भी बढ़ा है कि हम देश में शांति स्थापित करने में सक्षम भी है और आतंकी गतिविधियों को रोकने में भी एनएसजी सक्षम है। आज हमारे सामने चुनौतियों का स्वरूप बदल गया है। अगर हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तभी हम सुरक्षित भी रह सकते हैं। आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लैपटॉप तथा मोबाइल फोन के एक आयातक और व्यापारी के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरी और डिजिटल प्रमाण मिले हैं। इन लोगों पर सीमा शुल्क से बचने के इरादे से आयातित माल के विवरण की गलत घोषणा करने और फर्जी कंपनियों के नाम पर आयात करने का आरोप है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस तरह की फर्जी कंपनियों के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह के जरिए लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य का आयात किया गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 जवान घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज सवेरे एक विशेष रेलगाड़ी में डेटोनेटर सेट के बक्सों को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में ले जाते समय यह विस्फोट हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंकाई नौसेना से 23 मछुआरों को रिहा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने 13 अक्टूबर को परूथीथुरई के पास मछली पकड़ने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी विदेश मंत्री जयशंकर को भेजे पत्र में इन मछुआरों की रिहाई के लिए प्रयास करने की अपील की है। श्री मुरुगन ने इस मामले में नागपट्टिनम, कराईकल और मयिलादुथुराई के कई मछुआरों से प्राप्त ज्ञापन का भी उल्लेख किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। कल शुक्रवार की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में हुए विस्फोट में 47 लोग मारे गए और 70 घायल हुए थे। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के ढालपुर दशहरा मैदान पर भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा शुरू होने के साथ कल 1 सप्ताह का पारंपरिक दशहरा महोत्सव शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की 200 से अधिक पालकी और हजारों अनुयायी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। मालदीव की राजधानी माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना नेपाल से होगा। भारत की टीम 12वीं बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। नेपाल की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है। इस मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे सुनील छेत्री से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दुबई में कल रात फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल क्रिकेट का चौथा खिताब जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने फाफ डुप्लेसी के 86 और मोइन अली के नाबाद 37 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम 9 विकेट पर सिर्फ 165 रन ही बना सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री मोदी ने श्री पटनायक के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति की।
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर पूर्वी और पश्चिमी बंगाल बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाने का फैसला किया था। लोग एकजुट होकर इसके विरोध में उठ खड़े हुए और रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत अमार सोनार बांग्ला ने एक नया अर्थ ग्रहण किया। अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बातास आमार प्राणे बाजाए बांशी। ब्रिटिश भारत में 1765 से ही बंगाल, बिहार और ओडिशा एक प्रांत में थे, लेकिन विभाजन के सूत्रधार भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ओडिशा और बिहार को तोड़ने तथा बंगाल के 15 पूर्वी जिलों को असम में मिलाकर पूर्वी प्रांत बनाने और ढाका को उसका केंद्र बनाने की साजिश रची। उसने सोचा था कि बंगाल के विभाजन से राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो जाएगा और राष्ट्रवादियों में फूट पड़ जाएगी। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की कर्जन की घोषणा के बाद प्रांत में व्यापक राजनीतिक विरोध शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर बंगाली लोगों ने ब्रिटेन की इस योजना को घृणा से देखा और विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान माना। राष्ट्रवादी नेताओं ने महसूस किया कि विभाजन केवल प्रशासनिक आधार पर ही नहीं किया गया था, बल्कि इसका मूल कारण ब्रिटेन सरकार की फूट डालो और राज करो नीति थी। पश्चिमी क्षेत्र में विभाजन का विरोध विस्फोटक और सर्वव्यापी था। इसमें अहिंसक और हिंसक विरोध तथा बहिष्कार शामिल था। यहाँ तक कि नए प्रांत पश्चिम बंगाल के गवर्नर की हत्या का प्रयास भी किया गया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सबसे महत्वपूर्ण जन नेताओं में शामिल थे, जो बंगाल के अगुवा रहे, राजनीतिक दलों को एकजुट किया, याचिकाएं दायर की और बंगाल एवं भारत भर में अत्यधिक जन समर्थन जुटाया। भारत के महानतम कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब विभाजन के दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो विभाजन का विरोध चरम पर पहुंच गया। उस दिन बंगाल के घरों में किसी ने खाना नहीं पकाया। बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए ठाकुर ने हिंदुओं और मुसलमानों से एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की, ताकि दोनों के बीच सुरक्षा का आजीवन बंधन कायम हो और जिसे कोई न तोड़ सके। बांग्लार माटी बांग्लार जल बांग्लार वायु बांग्लार फल। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन ने स्वदेशी और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को जन्म दिया। ये आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रमुख हथियार बन गया। बंगालियों के स्वदेशी और बहिष्कार का तरीका सभी भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए नारा बन गया और वे महात्मा गांधी के असहयोग, सत्याग्रह और खादी आंदोलनों का आधार बने। विभाजन के जबरदस्त एवं व्यापक विरोध के बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया। 16 अक्टूबर को महान स्वाधीनता सेनानी और राजनेता गणेश घोष की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म बंगाल प्रांत में जेसोर जिले के बिंदोपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजों ने माणिक तला बम मामले में घोष को गिरफ्तार कर लिया और 1924 में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद घोष चिट्टगोंग जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए और वो 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चिट्टगोंग हथियारों की लूट में भी शामिल थे। बाद में घोष को चंदन नगर में गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई तथा अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। 16 अक्टूबर 1994 को 94 वर्ष की आयु में गणेश घोष का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए महान स्वाधीनता सेनानी गणेश घोष को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है जाने माने भजन गायक नरेंद्र चंचल को। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देश में कहीं भी देवी का जागरण हो, वो नरेंद्र चंचल के भजनों के बिना पूरा नहीं होता। उनके भजनों को सुनकर लगता है जैसे दुनिया में उनका जन्म ही देवी के भजनों के लिए हुआ था। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का जन्म अमृतसर के एक पंजाबी परिवार में 16 अक्टूबर 1940 को हुआ था। पिता चेतराम खरबंदा और माता कैलाशवती के घर जन्मे चंचल ने बचपन से ही मां को देवी के भजन गाते सुना था। इससे उन्हें भी संगीत में रुचि होने लगी और वे भी भजन गाने लगे। देवी मां में अटूट आस्था और भजनों के प्रति उनके समर्पण भाव ने उन्हें जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। इस बीच लोगों ने कई बार उन्हें फिल्मों में गाने के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन चाहने वाले कब मानने वाले थे। आखिर लोगों के प्यार के सामने नरेंद्र को झुकना पड़ा और राज कपूर की फिल्म बॉबी में उन्होंने अपना पहला फिल्मी गीत गाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केरल के दक्षिणी मूसलाधार वर्षा के कारण अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने अरब सागर में बने दबाव के कारण केरल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जनता से आने वाले 24 घंटों के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया है। 5 जिलों कोट्टायम, एर्नाकुलम, पथानमथिट्टा, त्रिशूर और इडुक्की में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी और मध्य केरल के निचले इलाकों में जल भराव हुआ है और कई इलाकों में बिजली तथा यातायात काफी प्रभावित है। भूस्खलन और समुद्री कटाव की संभावना वाले क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 6 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं और सभी प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष तथा राहत शिविर खोले गए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और चेन्नई में गरज के साथ बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि लेह और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इंफॉल, गांगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। शिलोंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले 3 दिनों से नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हैं। एम्स के अधिकारियों ने उनके डेंगू से ग्रस्त होने की पुष्टि की है। प्रसार भारती पुरानी एनालॉग डीडी टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर रहा है। इससे उभरती प्रौद्योगिकी और नए अवसरों के लिए रास्ता खुलेगा। अब दर्शक दूरदर्शन की डीटीएच निःशुल्क सेवा डीडी फ्री डिश से 150 टीवी चैनल निःशुल्क देख सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण किया। हम्फ्री स्ट्रेट सेतु परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.08% हुई। भारत ने चार्टर्ड विमान से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दी। अमेरिका पूर्ण टीकाकरण करा चुके विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में 8 नवंबर से छूट देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में शिया मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले की घोर निंदा की। इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। केरल के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ की
रथ यात्रा के साथ सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू हुआ और माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला नेपाल से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।